जय हिंद दोस्तों, मैं एपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एपी सर #इंग्लिश में। दोस्तों, हम लोग स्टेनोग्राफ़र 2020 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और हम लोग सॉल्व कर चुके हैं शायद 45 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और 46 से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। और आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो क्लोज टेस्ट है। अब ये अक्सर कहा जाता है और आप सुने भी होंगे कि क्लोज टेस्ट को पूरी इंग्लिश का लिटमस टेस्ट कहा जाता है। बहुत लोगों से सुना होगा कि क्लोज टेस्ट जो है पूरी इंग्लिश का लिटमस टेस्ट होता है। यही आपकी बेहतर इंग्लिश आपकी परखता है कि आपको इंग्लिश आ रही है या नहीं आ रही है। वाकई में ये बात सही भी है कि क्लोज टेस्ट ही वो लिटमस टेस्ट होता है इंग्लिश का। सही बात है। तो आज इसके हम कुछ करने के तरीके तो मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पर तो मैं आया हूँ पेपर सॉल्व करने के लिए। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और उसमें मैं आपको सारे जो मेथड्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स भी हैं, कुछ तरीके भी हैं। ऐसा नहीं है, आसान हो जाते हैं क्लोज टेस्ट काफ़ी। हालांकि ये आपके ग्रामर और अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आपकी वोकैब पावर अच्छी है, आप हर एक वर्ड में डिफरेंस पता है कि किस वर्ड का मीनिंग क्या है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स एक जैसे होते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि आपको वोकैब काफ़ी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, ग्रामर के अच्छे रूल्स, मतलब जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा, वो चाहे जो भी हो, चाहे वो आपका कुछ भी हो, ग्रामर से रिलेटेड कुछ भी हो, अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको वो दिक्कत करेगा क्लोज टेस्ट में। क्योंकि यहाँ पर आपका वाकई में जो लिटरल नॉलेज होती है इंग्लिश की, वो आपको परखनी होती है, यहाँ पर देना होता है। तो जैसे मैं कहूँ कि आपको वोकैब के लिए, तो आपको वोकैब में बेसिक डिफरेंस पता होने चाहिए। जैसे कहाँ पर हार्ड का यूज करेंगे, कहाँ पर डिफ़िकल्ट का यूज करेंगे। जैसे डिफ़िकल्ट और हार्ड दोनों का मतलब कठिन होता है। जैसे मैं बोलूँ कि जैसे वो दो वर्ड आ जाएँ, एम्पैथी और सिंपैथी, तो आपको पता ना एम्पैथी और सिंपैथी दोनों का मतलब सहानुभूति होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस टू वर्ड्स। अगर इन दो वर्ड्स की बात करें तो फिर इनमें बहुत अंतर है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति देना, यानी कि, और एम्पैथी का मतलब भी होता है सहानुभूति देना। लेकिन सिंपैथी में आप जो सहानुभूति दे रहे हो, आप उसको फील नहीं कर रहे हो। मतलब कि अगर कि जैसे मैं समझाऊँ कि आप किसी को अगर सिंपैथी दे रहे हो तो मतलब कैसे, जैसे मैं कहूँ कि किसी को बिजनेस में लॉस हो गया हो और आपको लॉस नहीं हुआ, आप उस फील को, आप उस जैसे नहीं उस फीलिंग को कभी एक्सपीरियंस ना किए हों और फिर भी आप उसे सांत्वना दे रहे हो, सहानुभूति दे रहे हो कि नहीं ठीक है भाई, आगे बढ़ो, आगे हो जाएगा, आगे कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा हो जाएगा, तो वो सहानुभूति हो जाएगी, वो आपकी सिंपैथी हो जाएगी। लेकिन एम्पैथी वहीं पर, अगर आपने वो फीलिंग आपने खुद एक्सपीरियंस की है, यानी कि आपको भी बिजनेस में लॉस हो चुका है पहले और आपने वो फीलिंग एक्सपीरियंस की है, आपको पता है कितना क्या होता है और कैसे उससे उभरा जाए, कैसे उससे पार पाया जाए, तो वो आपके लिए एम्पैथी हो जाएगी। तो वो जो आपको दूसरों को दोगे तो वो एम्पैथी हो जाएगी। इसलिए सिंपैथी और एम्पैथी में डिफरेंस है। इससे और भी एक वर्ड है, मैं आपको बता दूँ, एवेंज और रिवेंज। इन दोनों का मतलब होता है बदला लेना। लेकिन अब आपको पता ना, आपने शायद एक हॉलीवुड की मूवी देखा होगा या सुना भी होगा, एवेंजर्स। क्यों नहीं उसका नाम रिवेंजर्स रखा गया? क्या आपने कभी सोचा? जैसे देखो, कुछ भी देखो तो उस पर अपना दिमाग लगाओ कि ऐसा क्यों। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो जो भी आर्टिकल आया उसमें पूछो, ऐसा अपने दिमाग से पूछो ऐसा क्यों, तो आपको बेहतर नॉलेज निकल के आएगी। वहीं से कहीं से नॉलेज कहीं से भी गेन की जा सकती है। आप चाहे मूवी देखें, चाहे जहाँ देखें, जो कुछ देखें, नॉलेज कहीं से भी कोई भी गेन कर सकता है। तो जैसे मैं बताऊँ कि एवेंज और रिवेंज में, अब आपको पता ना, एवेंज का मतलब भी होता है बदला लेना, रिवेंज का भी मतलब होता है बदला लेना। लेकिन रिवेंज का मतलब होता है खुद का बदला लेना। जैसे आपने मुझे थप्पड़ मारा और मैं आपको मारूं तो वो मेरा रिवेंज हो गया। लेकिन मैं एवेंज का मतलब, आपने मेरे भाई को थप्पड़ मारा या किसी और को थप्पड़ मारा और उसकी बदले मैं आपको मारूं, तो हो जाएगा आपका एवेंज। देखो, दोनों का मतलब होता है बदला लेना। बदला मैंने लिया, अपना बदला खुद लूँ, आपने मुझे मारा और मैं आपको मारूं तो ये रिवेंज हो जाएगा। आपने किसी और को मारा और मैं आपको मारूं तो ये एवेंज हो जाएगा। इसलिए मूवी का नाम एवेंजर्स रखा गया था, क्योंकि वहाँ पर बदला लिया गया था। वो लोग बदला ले रहे थे, वो जो एवेंजर्स थे वो बदला ले रहे थे किसी और के साथ जो कुछ हुआ था उसका। ध्यान रखेंगे। तो ये सब चीज़ें टाइटल होते हैं, ऐसे नहीं है कुछ बन जाता है। हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा आप कहीं से कोई कुछ भी सीख सकते हैं और अच्छा सीखें। मैं यही कोशिश करूँगा। तो आप
ज़्यादा इस पर डिस्कस हम नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ ज़्यादा खास तरीके भी नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ये हम पेपर सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हाँ, इसका अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर कुछ क्लोज टेस्ट करने के तरीके हैं वो बता दूँगा, सेपरेट वीडियो बनाकर एक। तो क्लोज टेस्ट के छोटे छोटे जो तरीके हैं वो तो यही है कि सबसे पहले जब भी आपको कोई क्लोज टेस्ट मिले तो आप उसे ढंग से पढ़ें, पैसेज को पढ़ें। पैसेज यानी कि मैं कहूँ कि रीड द पैसेज केयरफुली, अगर ये आपको कहूँ तो अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि पैसेज ढंग से पढ़ने का या पैसेज ऐसे ही एक बार में पढ़ने का फ़ायदा क्या होगा। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको पैसेज की टोन मिल जाएगी, उसकी थीम पता चल जाएगी, उसकी टोन क्या है, उसकी थीम क्या है, क्रिटिकल है, हार्श है, सिंपैथेटिक है, कैसी है। फिर वो दूसरा हमें पता चल जाएगा कि उसका टेंस क्या है, किस टेंस में बात कर रहा है, पास्ट की टेंस की बात कर रहा है, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रेजेंट टेंस में अगर पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट है तो ऑप्शन में जो पास्ट टेंस वाले ऑप्शंस होते हैं हमारे, वो ऑटोमेटिक आपके ओमिट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हमें वो बड़ा ही आसान हो जाता है उसे हमारे लिए समझना। और दूसरा हमें अगर हम पैसेज को ऐसे ही पूरा एक बार पढ़ लें तो हमें पता चल जाता है, अपने दिमाग में कुछ आइडिया क्लिक हो जाता है कि हाँ यहाँ पर ये पॉइंट हो सकता है, यहाँ पर ये पॉइंट हो सकता है। तो कहते नहीं कि पैसेज को एक बार पूरा पढ़ डालो और उसे समझो बिना ऑप्शन के, ऑप्शन फिल ना करो, ऑप्शन पुट अप ना करो, उसे ऐसे ही पढ़ डालो, डैश डैश करके जो भी है ऐसे ही पढ़ डालो। फिर आप ऑप्शन सेलेक्ट करना शुरू करो। तो हमने तो पैसे पढ़ लिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ पर पॉज करके। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लोज टेस्ट का। सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारा क्लोज टेस्ट में, 46 नंबर का है और इसमें कह रहा है कि मैनी ईयर्स एगो, कई सालों पहले, मैनी ईयर्स एगो, एगो पास्ट है, पास्ट की बात कर रहा है, मैनी ईयर्स एगो हमें कई सालों पहले, अब हमें पता चल गया कि सारे पास्ट की बात कर रहा है। मैनी ईयर्स एगो हाई अप एमंग डैश ओल्ड स्विस माउंटेन्स। अब हमें पता होना चाहिए कि माउंटेन्स यहाँ पर देखो, अगर आपकी नॉलेज बेहतर है, आपके अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, तो आपको वो चीज़ अगर वर्ड नहीं आ रहा हो, उसकी मीनिंग नहीं आ रही होगी, तो कहीं ना कहीं से आप निकाल जरूर लेंगे आंसर, आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है। तो जैसे मैं कहूँ यहाँ पर मैं आ और एन को रिमूव कर दूँ, वन को भी रिमूव कर दूँ, तो वो रिमूव करने के कई तरीके। एक तो लॉजिकल ये है कि माउंटेन्स के साथ हम आर्टिकल दा लगाते हैं, वो तो ठीक है, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। लेकिन अगर दूसरा ये भी रीज़न है कि देखिए माउंटेन्स यहाँ पर प्लूरल है और प्लूरल के साथ हम ए और एन और वन नहीं लगा सकते हैं। ए और एन जो है वन, वो हमारा डिटर्मिनर है, वन हमारा न्यूमरल वैल्यू है, हम लगा नहीं सकते, वन एक को डिनोट करता है। तो ये ऑलरेडी ख़त्म हो गए, इसलिए आर्टिकल दा हमारे पास बचा है। दूसरा आर्टिकल दा लगता है माउंटेन्स के पहले। तो मैनी ईयर्स अगो हाई अप अमंग द ओल्ड स्विस माउंटेन्स, ठीक है, वे किसी स्विस माउंटेन्स की बात कर रहा है जहाँ सबसे ऊंचा है, वहाँ की बात कर रहा है पैसेज पूरा। देयर लिव्ड अ मैन नेम्ड विलियम टेल, देयर लिव्ड अ मैन नेम्ड विलियम टेल। ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस को, देयर लिव्ड अ मैन नेम्ड विलियम टेल, यानी कि इस पूरे सेंटेंस में अगर देखा जाए तो देयर लिव्ड अ मैन यहाँ पर क्या है, कंप्लीट इन्वर्जन है। ध्यान रखना, कंप्लीट इन्वर्जन मैंने बताया था, जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों सब्जेक्ट के पहले आ जाएं तो वो कंप्लीट इन्वर्जन होगा। तो यहाँ पर देखो कंप्लीट इन्वर्जन लगा है, देयर लिव्ड अ मैन नेम्ड विलियम टेल, जिसका नाम विलियम टेल था, यानी एक आदमी रहा करता था जिसका नाम विलियम टेल था। ये स्विस माउंटेन्स के, ये स्विस पर्वत के सबसे ऊंचा पर्वत है, वहाँ पर एक आदमी रहा करता था जिसका नाम विलियम टेल था। ही वॉज अ डैश हंटर, अब देखो ही वॉज अ डैश हंटर एंड कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट शॉट। अब देखो यहाँ पर लिखा ही वॉज डैश हंटर, हमें नहीं पता है यहाँ पर क्या लगेगा, आगे बढ़ते हैं। He was dash hunter, he was a dash hunter and considered to be the best shot in the, best shot मतलब कि सबसे बड़ा, सबसे अच्छा शूटर माना जाता था वो, और हंटर भी माना जाता था। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज अ रिनाउंड हंटर। अब देखो क्योंकि कंसिडर टू बी द बेस्ट है, यानी कि अच्छी क्वालिटी के बारे में उसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पर रिनाउंड हो जाएगा। रिनाउंड यानी प्रख्यात था वो, विश्व मतलब कि नहीं, प्रसिद्ध था इस चीज़ को लेकर। किस चीज़ को लेकर प्रसिद्ध था कि वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही फेमस, रिनाउंड क्या बोलते हैं, हंटर, शिकारी, और बेस्ट शूटर है, शूटर के रूप में माना जाता था। ये उस आदमी की बात कर रहा है जो पर्वत पे रहा करता था, जिसका नाम विलियम टेल है। विलियम टेल है जो वो अच्छा शूटर था और अच्छा शिकारी था, ये माना जाता था। शॉट, अब देखो लिखा है कंसिडर टू बी द बेस्ट शॉट इन द डैश लैंड। डैश लैंड मैंने पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा है ना, पूरे अर्थ की बात कर रहा है, पूरे पृथ्वी पर जो वो माना जाता था। तो पूरे पृथ्वी के लिए क्या लगाएंगे, इंटायर लैंड। आप तो आसानी से आपको पहले ही पता चल जाएगा दिमाग में कि इंटायर लैंड लगेगा यहाँ पर, यस इंटायर लैंड लगेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए इंटायर लैंड लगेगा। बाकी ऑप्शन क्यों नहीं लगेगा? टोटल लैंड नहीं लगेगा, ओवरऑल भी नहीं लगेगा, कंबाइंड भी नहीं लगेगा, कोई लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है। एट दैट टाइम, उस टाइम द कंट्री वॉज रूल्ड, पैसिव वॉइस है ना, द कंट्री वॉज रूल्ड, कंट्री को रूल किया जाता था किसके द्वारा? बाई आ डैश लिखा, बाई आ डैश नेम्ड जैसलर। उस समय जैसलर के द्वारा कंट्री को रूल किया जाता था। अब देखो लिखा बाई आ डैश। 4th नंबर का हमें ऑप्शन फिल करना है, सॉरी 3rd नंबर का तो इंटायर हो गया। 4th नंबर का आंसर जो हमें फिल करना है। अब हमें देखना है कि 4th नंबर में हम क्या फिल करेंगे। स्लेव मीन्स होता है गुलाम, बॉस जानते हो बॉस होता है। किंगपिन क्या होता है? किंगपिन आपको पता है ना, किंगपिन क्या होता है? किंगपिन मतलब एक चीफ होता है, मुखिया होता है, जैसे आप बोल सकते हो द चीफ पर्सन इन अ ग्रुप, मतलब किसी ग्रुप का चीफ, मुखिया, राजा ही जैसा होता है वो, सिंपल। लेकिन टाइकून तो राजा भी हो सकता है, प्रिंस भी हो सकता है, टाइकून भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर बात की जा रही है कि हम यहाँ पर किंगपिन लगाएं या टायरेंट लगाएं, क्योंकि बॉस स्लेव तो नहीं लगाएंगे, स्लेव तो किसी हाल में नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अगर वो कंट्री को रूल कर रहा था तो स्लेव तो नहीं होगा। स्लेव मीन्स होता है गुलाम तो रूल नहीं करेगा। तो द कंट्री वॉज रूल्ड बाई आ। अब देखो आर्टिकल आ भी है, अच्छा आर्टिकल आ से मैं यहाँ पर किंगपिन भी लग सकता है और टायरेंट भी लग सकता है। आगे हम पढ़ते हैं क्या होगा। देखो जैसे आपको ये चीज़ यहाँ पर डाउट लग रहा है कि 4th नंबर में क्या होगा, छोड़ दो उसे, आगे बढ़ जाओ। यही होता है फॉरवर्ड रीडिंग, मतलब आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि वो जो हमने जो स्किप किया है वो वर्ड, वहाँ से हमें कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। जैसे मैं कहूँ जेसलर वॉज वेरी प्राउड ऑफ द पावर दैट ही हैड, मतलब जो भी उसके पास शक्तियाँ थी वो बड़ा उस पर घमंड करता था। दैट मीन्स वो कैसा, जाहिर सी बात है वो नेगेटिव पर्सन रहा होगा। जो पर्सन अपनी किसी बात पर घमंड करे वो नेगेटिव ही हो जाता है। नेगेटिव वर्ड हमें यहाँ पर मिल गया। अब नेगेटिव वर्ड यहाँ पर किंगपिन नहीं है, किंगपिन तो मुखिया हो, कैसा भी हो सकता है, हमें नहीं पता है। प्रिंस भी है, मुखिया भी है, कोई भी हो सकता है। टायरेंट के बारे में हमें पता है कि टायरेंट वो लीडर, वो नेता होता है, वो जो लीडर होता है जो बहुत ही क्रूअल होता है। हमें पता है ना टायरेंट अत्याचारी से बोलते हो आप। डिक्टेटर भी वर्ड आपने सुना होगा, अ क्रूअल एंड ऑपरेसिव रूलर, मतलब नहीं दमनकारी राजा। डिस्पोटिज्म आपने वर्ड सुना होगा, इसी का सिनोनिम हो सकता है। ऑटोक्रेट आपने वर्ड सुना होगा, ऑटोक्रेटिक या डिक्टेटरशिप बना इसी से। तो ये टायरेंट लग जाएगा यहाँ पर। अब हमें पता चला 4th जो है ना टायरेंट लग जाएगा यहाँ पर। तो देखो 4th का ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लिया है। 4th का ऑप्शन हमने कैसे सेलेक्ट किया, एक बार फिर से सुनिएगा। अगर कोई ऑप्शन आपको नहीं आ रहा है तो आप आगे बढ़ जाएं, फॉरवर्ड रीडिंग कर जाएं, आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि वो सेंटेंस में क्या, जो ऑप्शन हमने स्किप किया है वहाँ पर एक्चुअल में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। आगे बढ़ने से हमें यही पता चल जाएगा। तो देखो हमने आगे बढ़ा और हम फिर पीछे आ गए कि टायरेंट यहाँ पर सही वर्ड है, टायरेंट हमने रख दिया। टायरेंट देखो फिर से मैं पढ़ता हूँ। एट दैट टाइम द कंट्री वॉज रूल्ड, उस समय जो कंट्री थी वो रूल की जाती थी किसके द्वारा? बाई अ टायरेंट नेम्ड, ठीक है, एक मतलब दमनकारी राजा जिसका नाम क्या था? जेसलर वॉज वेरी प्राउड ऑफ द पावर दैट ही हैड, जो भी उसके पास शक्तियाँ थी उसमें बड़ा ही घमंड करता था। डैश हिज पीपल, अब देखो शक्तियाँ जो भी होंगी वो किसी के लोगों के ऊपर ही होंगी, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो इसमें देखो हम 5th नंबर में क्या फिल करते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है जेसलर वॉज वेरी प्राउड ऑफ द पावर दैट ही हैड। अब देखो यहाँ पर क्या लगाएंगे, एबव लगाएंगे, अलॉन्ग लगाएंगे, ओवर लगाएंगे, बिसाइड लगाएंगे। सबसे पहले आपको इनके डिफरेंस को पता होना चाहिए। एबव और ओवर का डिफरेंस क्या होता है आपको पता है? एबव कहाँ लगाते हैं, ओवर कहाँ लगाते हैं? अब जैसे एबव का मैं अगर कहूँ एबव का एंटोनिम क्या होता है तो कोई बताएगा? एबव का एंटोनिम बिलो होता है, आपको पता है ना। एबव का एंटोनिम बिलो होता है और ओवर का एंटोनिम अंडर होता है। ओवर का एंटोनिम अंडर, एबव का एंटोनिम बिलो होता है। एबव और बिलो जो लगाते हैं वो एक लेवल के लिए लगाते हैं, लेवल ऑफ हाइट हो या कोई चीज़ लेवल बना हो, पार बना हो, उसके लिए लगाते हैं। ओवर और अंडर हम लगाते हैं एक वर्टिकल पोजीशन शो करने के लिए इस चीज़ का, और या फिर नियरनेस शो करने के लिए, या कवर शो करने, मतलब कोई कवर्ड एरिया हो उसको शो करने के लिए। हालांकि बहुत और भी इनमें समझने के लिए बहुत कुछ इसमें है। अगर मैं इस पर क्लास ली जाए तो अगर मैं क्लास में से पढ़ाता हूँ तो लगभग 20 मिनट में इसे पढ़ाता हूँ। इसमें बहुत सारे डिफरेंस हैं, तो इस चीज़ को समझिएगा। तो एबव तो नहीं हम लगा सकते यहाँ पर। जो भी शक्तियाँ उसने लोगों के ऊपर आजमा रखी थी, उसकी जो भी शक्तियाँ थी लोगों पर, उसके लिए वो बहुत घमंडी था, यानी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता था।
तो अच्छा अब देखो along मतलब साथ साथ होता है, नहीं होगा। beside का मतलब क्या होता है? beside का मतलब होता है नेक्स्ट टू। बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू। यहाँ पर प्रेपोजिशन है। एक वर्ड आपने सुना होगा बिसाइड और एक होता है आपने बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। कैसे याद रखेंगे बिसाइड्स और बिसाइड में अंतर? बिसाइड मतलब होता है जो ये बिसाइड है, जो इसमें 4th नंबर में लिखा है, इसका मतलब होता है नेक्स्ट टू, बगल में, जैसे बोलते हैं बगल में, बिसाइड। और बिसाइड्स जो एस लग जाता है उसका मतलब होता है इन एडिशन टू, यानी कुछ जोड़ा उसके साथ में, कुछ जोड़ा उसके साथ में। तो वहाँ पर देखो यस आपने जोड़ दिया, दैट मीन्स ये जोड़ने वाला याद रहेगा। कैसे याद रखेंगे बिसाइड और बिसाइड्स में? बिसाइड में, बिसाइड्स में यस जुड़ रहा है, दैट मीन्स इन एडिशन टू वाला है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ओवर सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। ही मेड मैनी हार्श लॉज, उसने बहुत सारे सख्त नियम बनाए। हार्श लॉ मतलब सख्त नियम, जैसे बोलते नहीं है कि बहुत ही कठोर नियम बनाया उसने। अब अगर हार्श लॉ का मैं सिनोनिम बात करूँ तो रिगरस हो जाएगा। स्ट्रिंजेंट आपने वर्ड सुना होगा, स्ट्रिंजेंट लॉ, सख्त कानून जैसे बोलते हैं ना, स्ट्रिंजेंट, STRINGENT, स्ट्रिंजेंट लॉ। तो रिगरस हो जाएगा हॉस्ट और स्ट्रिंजेंट हो जाएगा। ही मेड मैनी, उसने बहुत सारे, मैनी हार्श लॉज, बहुत सारे नियम कानून जो बनाए वो बड़े ही डिफ़िकल्ट बनाए, बहुत ही स्ट्रिंजेंट बनाए, बहुत ही सख्त बनाए। द पीपल हैड टू, अब देखो जो कानून उस राजा ने अगर बनाया होगा तो लोगों को क्या करना पड़ेगा? लोगों को जाहिर सी बात है फॉलो करना पड़ेगा। आगे हमें आइडिया मिल जा रहे हैं इस चीज़ से पहले से ही। देखो ही मेड मैनी हार्श लॉज विच द पीपल, जिनको लोगों को क्या करना पड़ता हैड टू। अब देखो परफॉर्म तो टास्क होता है, नहीं होता। सबमिट जानते नहीं होगा। सबमिट मतलब ना घुटने टेक देना, ओबे नहीं होगा। बिलीव में विश्वास करना नहीं, ओबे। यहाँ पर ओबे आसानी वर्ड मिल गया हमें। तो जहाँ जिनको जो ऐसे जो नियम कानून बनाए थे राजा साहब ने, जेसलर ने, वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट थे, बहुत ही सख्त नियम थे और उनको लोगों को फॉलो करना पड़ता था, यानी वो ओबे करना पड़ता था। ही हैड हिज हैट प्लेस्ड, अब देखो ही एक जो आया है प्रोनाउन, ये किसका है? राजा का है, जेसलर के लिए है। ही हैड हिज हैट प्लेस्ड ऑन अ टॉल पोल। समझिएगा सेंटेंस को, ग्रामर समझिएगा सेंटेंस में। ग्रामर अगर आपको समझ में आ रही है तो समझिएगा इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस में जो लिखा है ही हैड हिज हैट प्लेस्ड, समझेंगे सेंटेंस को। ये सेंटेंस कॉजेटिव वर्ब का है। कॉजेटिव वर्ब यानी कि ये एक्शन खुद नहीं किया है, किसी के द्वारा करवाया गया। ध्यान रखेंगे, अगर ये एक्शन हैड जो है, अगर कोई कहे कि आपको पता ना कि हैज़ है, जो हैज़ फॉर्म होती है, हैव फॉर्म होती है, कॉजेटिव वर्ब भी बनती है, बिल्कुल कॉजेटिव वर्ब भी बनती है। यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब की तरह ही प्लेस किया गया है इसे। अगर ये पॉजिटिव वर्ब ना होती तो ये फिर प्लेस, ये कैसे हो जाता? ही हैड प्लेस्ड हिज हैट हो जाता, यानी उसने खुद अपनी टोपी जो है प्लेस की रखी वहाँ पर, जबकि ऐसा नहीं है। सेंटेंस ये कह रहा है ही हैड हिज हैट प्लेस्ड, इसका मतलब ये कह रहा है कि उसने अपनी टोपी रखवाई, कहीं रखवाई, कहाँ रखवाई? ऑन, लिखा है ऑन अ टॉल पोल, लंबे पोल पर। एंड ऑर्डर्ड, और आदेश दिया, क्या आदेश दिया? दैट की एनीवन, कोई भी, हु जो कोई भी। अब देखो 7 पे पढ़ते हैं, 7 नंबर में क्या ब्लैंक होगा? जो कोई भी। अब देखो क्या होगा? जो कोई भी उसे राह से, दैट वे उस रास्ते से। तो अब रास्ते में क्या करोगे? अब जाए उसे बात है, जाओगे, गुजरोगे, है ना। अब देखो यहाँ पर बिल पास है। अब आपको पता ना कि हमें आपको बताया था कि एक बार पैसेज पढ़ने से हमें ये पता चल जाएगा कि पैसेज की जो टोन है या फिर उसका टेंस है वो किस मतलब किस टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में, प्रेजेंट परफेक्ट, किस में है। देखो हमें सारा पता चल रहा है कि पास्ट में है और ऑप्शन हमारे दे रखे हैं। एक देखो सेकंड नंबर ऑप्शन दे रखा है फ्यूचर इंडिफरेंट का, थर्ड नंबर का आंसर दे रखा है जो पास, वो हमारा प्रेजेंट इंडिफरेंट का, फोर्थ नंबर का ऑप्शन जो दे रखा है वो प्रेजेंट परफेक्ट का। अब ये तीनों के तीनों ऑटोमेटिक डिलीट हो गए, ओमिट हो गए, एलिमिनेट हो गए। क्यों? अब क्योंकि आपको पता है कि पैसेज की जो टोन है, जो टेंस है, वो पास्ट का है। आंसर आपको पता है, पास्ट लगा दो, आंसर बढ़ जाओ आगे। कुछ ज़्यादा सोचना विचरना है नहीं, इसीलिए सब सही हो जाते हैं लोगों के। तो अब देखें बढ़ते हैं इसमें। ही हैड हिज हैड प्लेस्ड ऑन अ टॉल पोल एंड ऑर्डर दैट एनीवन हु, जो कोई भी, पास्ट यानी जो भी कोई भी उसे रास्ते से गुजरे, शुड बो टू हिज हैट, मतलब उसकी जो टोपी है, जो उसकी हैट है, उसके सामने घुटने टेके, यानी कि सर झुकाए। है नहीं सिजदा और पाबोस वाला, वो बलबन वाली कहावत जो बलबन ने आपने शुरू किया था, सिजदा और पाबोस, उस टाइप से। तो बो टू हिज हेड मतलब कि बो
अब देखो यहाँ पर जब बो जो होता है ना, बो मीन्स लिटरल मीनिंग अगर बो की बात करूँ तो बो जो नाउन के रूप में होता है उसका मतलब होता है धनुष, और अगर बो वर्ब की तरह यूज किया जाएगा तो इसका मतलब होता है ना सर झुकाना। अब सर आप कई तरीके से झुका सकते हो, जैसे मैं बो टू समबडी लगाऊँ तो दैट मीन्स किसी के सामने घुटने टेक देना, टू सफ़र डिफीट या फिर सरेंडर कर देना, इस टाइप से। लेकिन अगर मैं लगाऊँ बो बिफोर समबडी तो इसका मतलब है ना कि बड़ा ही रेवरेंस में, रेवरेंस से मतलब ना श्रद्धापूर्वक आप सर झुका रहे हो। जैसे हम लोग कभी रास्ते से गुजरते हैं जब भी, और रास्ते में अगर कहीं मंदिर मिल जाता है, जो भी हमारा पूजनीय स्थल मिल जाता है, तो हम सर झुका लेते हैं। जो सजदे में सर झुकाते हैं ना हम लोग, रिवरेंस में श्रद्धापूर्वक जो सर झुकाते हैं, उसे भी बोलते हैं बो बिफोर। बो बिफोर, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, सर झुकाना, टू बेंड हेड बॉडी नी इन रेफरेंस। और हालांकि हम जैसे बोलते हैं ना शर्म से भी अपना सर झुका लेते हैं, वहाँ भी बो लगा सकते हैं। तो बो के कई जगह भी यूज कर सकते हैं। अपना शर्म से सर झुक जाता है, कहते हैं शर्म से उसका सर झुक गया, तो वो वहाँ पर भी बो लगा सकते हैं। याद रखिए इस चीज़ को। तो इसके लिए जेसलर ने ये आदेश दिया था कि जो भी उस रास्ते से गुजरेगा या गुजरे, वो उसको उस हेड के सामने, उस टोपी के सामने जो उसने प्लेस करवाई थी पोल, लंबे पोल पर, उसके सामने सर झुका के घुटने टेक के फिर आगे जाएगा। फिर ये हुआ, एक दिन क्या हुआ, वन डे एक दिन विलियम टेल डैश टू पास दैट वे। अब एक दिन क्या हुआ, विलियम टेल, जिसकी बात की जा रही पैसेज में, जो बहुत ही बड़ा शिकारी था और बेस्ट शूटर माना जाता था उस टाइप से। तो विलियम टेल एक दिन क्या हुआ, वन डे विलियम टेल डैश टू पास दैट वे। अब देखो यहाँ पर 8 नंबर में हम क्या फिल करेंगे, वन डे, एक दिन क्या हुआ, वन डे विलियम टेल डैश। अब देखो वन डे एक दिन क्या हुआ, विलियम टेल डैश टू पास दैट वे। अब देखो यहाँ पर हैपेंस नहीं लगाएंगे, हैज़ हैपन नहीं लगाएंगे, हैपन लगाएंगे। मैं कने कई बार आपको बताया, इससे पहले भी बता चुका हूँ कि क्लोज टेस्ट करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप उसे पहले पढ़ लीजिएगा। इसे पढ़ने से आपको ये पता चल जाएगा सेंटेंस मतलब क्लोज टेस्ट का टेंस किस में है। तो अब देखो पास्ट में है और यहाँ पर हैपेंड लगाएंगे। अब आपको पता ना, आपने अगर पढ़ रखा हो कहीं अच्छी जगह पे, तो आपको बताया गया होगा कि वर्ब के कई फॉर्म्स होते हैं। हैपनिंग वर्ब होती है, एक्शन वर्ब होती है, स्टेटिव वर्ब होती है, वर्ब ऑफ मूवमेंट होती है, लिंकिंग वर्ब होती है, हैपनिंग वर्ब होती हैं जो खुद हो जाती हैं, जिनको कोई करता नहीं है, जैसे डाई करना, मर जाना, तो उस पे इस टाइप से। तो एक दिन क्या हुआ, वन डे विलियम टेल हैपन टू पास, यानी एक दिन विलियम टेल के साथ ऐसा हुआ कि उनको उस रास्ते गुजरना पड़ा, गुजरे, हैपन टू पास यानी इस रास्ते से गुजरे। द सोल्जर ऑन ड्यूटी, जो सोल्जर उस ड्यूटी पर था, उस दिन जो ड्यूटी पर था, आस्क्ड, कहा उससे, किससे कहा, हिम किसके लिए आया है, विलियम टेल के लिए आया है, हिम विलियम टेल के लिए है। तो सोल्जर जो ड्यूटी पर था उसने कहा, टू बो, आप या तो आप सर झुकाओ यानी कि घुटने टेको और सिजदा जो ना बोलते हैं रेफरेंस में, या फिर फेस द। अब देखो फेस द डैश। अब देखो फेस क्या करना पड़ेगा हमें, फेस जाहिर सी बात है कुछ मुसीबत का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि या तो हम सर झुकाएं या तो मुसीबत का सामना कोई झेलें। तो मुसीबत के लिए क्या होगा, हाँ परिणाम झेलेंगे, बिल्कुल, कॉन्सिक्वेंसेस। अब देखो जैसे मैं बताऊँ कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट और बहुत सारे डिफरेंस है। रेमिफिकेशंस क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, रिजल्ट क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बिल्कुल बताऊंगा कभी किसी दिन। यहाँ पर देखते हैं, तो सोल्जर ने उनसे कहा कि आप या तो आप सर झुकाएं या फिर आप परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें, फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा, करेक्शन तो नहीं लगाएंगे यहाँ पर, कंडीशन भी नहीं लगाएंगे, कॉजेज़ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि कोई कारण तो थे ही नहीं। बट लेकिन विलियम टेल जो थे भाई साहब, बोल्डली रिफ्यूज्ड, उन्हें बड़े ही कहते नहीं कि गुस्ताखी से मना कर दिया, बहुत ही बोल्डली रिफ्यूज्ड, उन्हें बहुत ही ना ऑडेसियस से बहुत ही गुस्ताखी से उन्होंने मना कर दिया। रिफ्यूज्ड एंड सेड, और कहा, ही वुड नेवर, वो कभी नहीं शो, क्या करेगा, कभी नहीं दिखाएगा, क्या नहीं दिखाएगा, टू अ हैट, एक टोपी को क्या नहीं दिखाएगा। अब जाहिर सी बात है, आगे बढ़ते हैं। अपील मीन्स क्या होता है, निवेदन थोड़ा ना दिखा बात करें। प्रेयर मीन्स प्रार्थना की बात नहीं हो रही। एटीट्यूड मीन्स होता है ना हाव भाव, वो भी नहीं है। सर्विट्यूड, हाँ गुलामी टाइप का, ये बेटर वर्ड है।
उसने विलियम टेल बहुत ही बोल्डली रिफ्यूज, उसने बहुत ही गुस्ताखी पूर्वक रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया और कहा ही वुड नेवर, वो कभी नहीं शो करेगा, क्या नहीं शो करेगा, सर्विट्यूड गुलामी, एक किसी टोपी के खिलाफ, किसी हैट के खिलाफ वो गुलामी कभी भी नहीं सर्विट्यूड करेगा, यानी वो कभी भी ऐसी गुलामी नहीं करेगा। तो ये बड़ा ही अच्छा क्लोज टेस्ट था। पूरे का पूरा क्लोज टेस्ट एक विलियम टेल के बारे में बात की जा रही है, फिर एक राजा के बारे में बात की जा रही है जो बड़ा ही प्राउड था, बहुत ही घमंडी था, और उसके जो कुछ रूल्स थे, हार्श रूल्स थे, स्ट्रिंजेंट रूल्स थे वहाँ पर, फिर वो कैसे कैसे उसने राज किया, कैसे कैसे उसने कंडीशंस बनाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लोज टेस्ट में करते हैं। फिर सेकेंड क्लोज टेस्ट है, इसमें बढ़ते हैं। ये हमारा लिखा है, फिर से मैंने बताया ना कि एक बार क्लोज टेस्ट को पढ़ने से पहले सॉल्व करने से पहले पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा उसे। हालांकि मैं इसे पढ़ चुका हूँ, अब आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। इस चीज़ को पढ़ते हैं। लिखा आई हैडेंट टोल्ड, मैंने कभी नहीं, मैंने नहीं बताया था, सॉरी मैंने कभी नहीं, मैंने नहीं बताया था। हैडेंट यानी पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा है। आई हैडेंट टोल्ड माई मदर, मैंने अपनी मम्मी से कभी नहीं, मैंने अपनी मम्मी से नहीं बताया था, क्या नहीं बताया था, कि दैट अ फ्रेंड, एक दोस्त, वॉज कमिंग डैश। अब देखो वॉज कमिंग डैश, अब देखो यहाँ पर कम के साथ में यहाँ पर प्रपोजिशन लगाने हैं, कम अप, कम ऑन, कम ओवर, कम टू। तो जो अगर हम कम के साथ यहाँ पर प्रपोजिशन लगाएंगे तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाएगी। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? व्हेनेवर अ प्रपोजिशन कम्स विद अ वर्ब दैट बिकम्स अ फ्रेजल वर्ब, सॉरी हाँ फ्रेजल वर्ब। जब भी कोई प्रपोजिशन किसी वर्ब के साथ आ जाए तो वो हमारी फ्रेजल वर्ब कही जाती है, फ्रेजल वर्ब बन जाती है। अब देखो यहाँ पर हम कम के साथ अप लगाएं, या कम के साथ ऑन लगाएं, या कम के साथ ओवर लगाएं, या कम के साथ टू लगाएं। अब इसके लिए हमें बेहतर नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। हमें हर एक वर्ड के बारे में पता होना चाहिए कि कम अप कब होता है, कम ऑन कब होता है, कम टू कब होता है, इस चीज़ के बारे में। तो इस चीज़ के लिए तो आपको बताना होगा। अब आप बताएंगे क्या लगाएंगे। कम अप के लिए आपको मना मीनिंग सुना होगा आपने, कम अप मतलब अप्रोच करना होता है, कम अप करना, या कोई चीज़ अकर हो जाना, यानी कोई चीज़ उत्पन्न हो जाना, अकर कर जाना, अराइज कर जाना, उसके लिए भी हम कम अप लगाते हैं। अप्रोच हो आपके लिए, मतलब कोई पर्पज़ हो उसके पीछे। फिर कमान, कमान का तो मतलब आप जानते ही हो, प्रोग्रेस करना, डेवलप करना, या फिर किसी को इनकरेज करना कुछ करने के लिए, बोलते नहीं कम ऑन उस टाइप से। टू इनकरेज करना, टू इनकरेज समवन टू डू समथिंग, तो कम ऑन भी वहाँ लगाएंगे। या फिर कम ओवर, कम ओवर का मतलब होता है विजिट करना, विजिट करना, लीड करना, इस टाइप से कम ओवर हो जाएगा। कम टू के मतलब कई होते हैं। कम टू मतलब कम टू ए कंक्लूजन, एक कंक्लूजन पर पहुँचना, कहीं पर पहुँचना, रिकवरी। अच्छा, कम टू का एक और मतलब होता है कि रिकवरी, कहाँ से रिकवरी, मतलब होश में आ जाना, रिकवर कॉन्शसनेस, रिकवर कॉन्शसनेस। कम टू का सेम सिनोनिम्स हो जाता है कम अराउंड, सॉरी कम राउंड, कम राउंड वो सिनोनिम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कम ओवर लगाएंगे, कम ओवर यानी कि विजिट किया। आई हैडेंट टोल्ड माई मदर दैट अ फ्रेंड वॉज कमिंग ओवर, मैंने अपनी मम्मी को नहीं बताया था कि मेरा एक दोस्त आ रहा था। आई वॉज टू टेरिफाइड, अब मैं भी भयभीत था। आई वॉज टू मतलब मैं भी, आई वॉज टू टेरिफाइड, मैं भी भयभीत था। किस चीज़ को लेकर भयभीत था? दैट की शी माइट डैश इन टू द रूम एंड स्टार्ट क्लिकिंग पिक्चर्स ऑफ अस, कि वो संभवतः क्या हो कि जो शी आया है वो मम्मी के लिए आया है, तो शी माइट डैश इन टू द रूम। अब देखो आगे हम बढ़ते हैं, 57 नंबर में क्या फिल होगा? शी माइट डैश, अब देखो बस्ट इनटू, या इरप्ट इनटू, या विजिट इनटू, या फिर एक्सेस इनटू। अब देखो शी माइट, माइट के बाद हमें पता है ना ये मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा बी वन फॉर्म ही आएगी, तो सारी की सारी बी वन फॉर्म में है। अब देखो समझिएगा ज़रा संतोष, बस्ट का मतलब होता है अचानक से फूट पड़ना, और बस्ट के साथ अगर प्रपोजिशन इनटू लगा दें तो ये मतलब होता है कहीं से प्रवेश करना, कहीं प्रवेश करना जबरन, ज़बरदस्ती प्रवेश करना, फोर्सफुली इंटर करना कहीं पर, उसे बोलते हैं बस्ट इनटू। बेटर ऑप्शन में मिल गया बस्ट इनटू। इरप्ट इनटू नहीं होता, इरप्ट अपने आप में वर्ब होती है। अच्छा, विजिट के बारे में ध्यान रखिएगा, विजिट जब भी नाउन बनेगा तो इसके साथ प्रपोजिशन लगेगा, विजिट के साथ टू लगाओगे। लेकिन अगर ये वर्ब बन रही है, विजिट अगर वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, यानी कि कोई इसके बाद प्रपोजिशन नहीं आएगा। जैसे मैं बोलूँ आई विजिटेड दैट प्लेस, मैं उस प्लेस को विजिट किया, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, हालांकि यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो यानी विजिट अगर जब भी वर्ब बनेगी तो इसके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, याद रखिएगा। अगर ये नाउन बन रहा है तो प्रपोजिशन आप लगाइएगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एक्सेस मीन्स पहुंचना है, एक्सेस होते ही एक्सेस पहुंच, एक्सेस टू होता है, एक्सेस ऑन नहीं, एक्सेस इनटू नहीं। तो बस्ट इनटू मतलब होता है जबरन फोर्सफुली इंटर करना, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो
आई वॉज टू टेरिफाइड, मैं भी इस चीज़ को लेकर भयभीत था कि सी माइट बस्ट इन टू द रूम, वो हो सकता है रूम में आ जाए। एंड स्टार्ट क्लिकिंग, और पिक्चर्स क्लिक करना स्टार्ट कर दे ऑफ अस, हमारी। और हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, इन इन डैश और स्टडीज़। अब देखो स्टडीज़ में हम लोग क्या कर रहे थे, स्टडीज़ के साथ यहाँ पर प्रिपोजिशन, इससे रिलेटेड प्रिपोजिशन कोई लगेगा। असिस्टेड में सहायता नहीं, बग्ड, अच्छा बग्ड के बारे में मैंने बताया था आपको पहले ही दिन, ये ईडियम पूछा गया था, बग्ड समबडी, बग्ड मी। तो बग समबडी मतलब क्या होता है कि किसी को इरिटेट करना, परेशान करना, टू एनॉय समबडी। तो अब बग्ड तो यहाँ पर कोई वर्ड है ही नहीं, क्योंकि बग्ड के साथ इन नहीं लगाएंगे हम। प्रोवोक्ड मतलब जानते हो ना, इंसाइट करना, किसी को भड़काना, प्रोवोक करना, इंसाइट करना। प्रोवोक्ड और इनकरेज में डिफरेंस बस यही है कि प्रोवोक जो है वो नेगेटिव वे में भड़काया जाता है, उकसाया जाता है, और इनकरेज पॉजिटिव वे में उकसाया जाता है। हालांकि एक दूसरे के सिनोनिम है, लग जाएंगे सिनोनिम, लेकिन डिफरेंस इनका यूसेज अलग अलग हो जाएगा। प्रोवोक का मतलब अलग होता है और इनकरेज का मतलब अलग हो जाएगा, इस चीज़ को समझिएगा। प्रोवोक का मतलब सिनोनिम अगर बात करें तो अगर मैं याद करूँ तो इवोक भी सिनोनिम हो जाएगा, प्रोवोक का सिनोनिम इवोक हो जाएगा, इंसाइट हो जाएगा। एग्जैस्परेट अपने वर्ड सुना होगा, वो भी हो सकता है इसका प्रोवोक का सिनोनिम्स, इस चीज़ को समझिएगा। वर्ड्स याद रखें, वोकैब डेली पढ़ते रहें। हमारी जो वोकैब की सीटें हैं वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगी आपको, वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर सीट मिल जाएंगी आपको। वोकैब पढ़ते रहें आपको, मैं तो मंथली वाइज आपको वोकैब देता रहता हूँ, वो वोकैब आप रिवाइज़ करते रहें। यकीन मानिए वो सारी की सारी प्रीवियस ईयर होती हैं, वो बहुत ही अच्छी होती हैं। जो भी एग्ज़ाम लोग देते हैं वो सब बताते रहते हैं, सर बहुत मैच करते हैं, बहुत मिलता है, बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो उस कुछ चीज़ को पढ़ते रहिए। तो यहाँ पर देखो इनग्रॉस्ड मतलब तल्लीन होना। अब जैसे हम लोगों को भी, हमें तो नहीं, सेंटेंस क्या कह रहा है, पैसेज ये कह रहा है कि आई वॉज टू टेरिफाइड, मैं भी टेरिफाइड था, मैं इस चीज़ को लेकर भयभीत था कि सी माइट बस्ट इनटू द रूम, वो हो सकता है रूम में आए और स्टार्ट क्लिकिंग पिक्चर्स, और पिक्चर्स क्लिक करना शुरू कर दे। अस हम लोगों की, इन आर स्टडीज़, इंग्रॉस्ड इन आर स्टडीज़, जो हम लोग इंग्रॉस्ड हैं किस में, तल्लीन है अपनी स्टडीज़ में। इंग्रॉस्ड मतलब तल्लीन होना, जैसे बोलते हैं ना इंग्रॉस्ड हैं, तल्लीन होना। रिवेट भी आपको वर्ड आपने सुना होगा, इंग्रॉस्ड का मतलब होता है तल्लीन होना, एंगेज होना, रिवेट होना, किसी चीज़ को बहुत ही ध्यान से सुनना, विद रैप्ट अटेंशन सुनना, इस चीज़ को बोलते हैं। स्पेल बाउंड होकर सुनना, इंथ्रॉल्ड होकर सुनना, इस चीज़ को बोलते हैं तल्लीन होना। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबली संभवतः विद द मोस्ट घास्टली, यानी संभवतः सबसे भयानक क्या, डैश ऑन आर फेसेस। अब देखो सबसे भयानक क्या था, सबसे भयानक हमारे चेहरे पे क्या होता है, चेहरे पे हमारे हाव भाव ही होते हैं, तो हाव भाव के लिए एक्सप्रेशंस ही लगाएंगे। कम्युनिकेशन, बातचीत चेहरे पे होते नहीं, इंप्रेशंस भी नहीं होते हैं। रेंडिशन मतलब क्या होता है, बताया कि रेंडिशन का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन से मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो हाव भाव होता है ना, इस चीज़ को समझिएगा। तो सबसे भयानक हाव भाव हम लोगों के चेहरे पे यही था, क्या था कि वो हो सकता है जबरन रूम में आ जाए और हम लोगों की पिक्चर क्लिक करना शुरू कर दे, जो हम लोग पढ़ने में तल्लीन है उस चीज़ को लेकर। फिर आगे बढ़ा, क्या बढ़ा, इवन दो, यद्यपि, मदर हैड मेड, मम्मी ने क्या बनाया, हैड मेड आ डैश विथ मी। अब देखो यहाँ पर समझिएगा, इवन दो, यद्यपि माता श्री जो थी वो हम लोगों के साथ क्या किए, इवन दो मदर हैड मेड अ डैश विथ मी। अब देखो यहाँ पर क्या ट्रांजैक्शन, लेन देन किया क्या, कि घूसखोरी हो गई, लेना देना ले लिया, ऐसा तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लेन देन की बात यहाँ पर नहीं है। पैक्ट, हाँ समझौते की बात हो रही है। एग्रीमेंट, समझौते की बात हो रही है। कन्वेंशन, सम्मेलन, कन्वेंशन सम्मेलन थोड़ा ना होता है यहाँ पर, सम्मेलन की बात नहीं हुई है, सम्मेलन कन्वेंशन नहीं है, जेनेवा कन्वेंशन थोड़ा ना है, कन्वेंशन लगता है सर्वेलेंस के लिए। अच्छा यहाँ पर समझेंगे हम, अब हमें लगाएंगे यहाँ पर ट्रांजैक्शन की भी बात नहीं है, यहाँ पर हम लगाएंगे या तो पैक्ट या फिर एग्रीमेंट। तो अब इवन दो मदर हैड मेड अ डैश विथ मी, अब देखो यहाँ पर आर्टिकल ए से हमें पता चल जा रहा है कि पैक्ट लगेगा या एग्रीमेंट लगेगा। अब आपको पता है ना कि जो वॉल कॉन्सोनेंट वर्ड, एग्रीमेंट हमारा कैसा है, एग्रीमेंट हमारा वॉल साउंड रिप्रेजेंटिंग वर्ड है, एग्रीमेंट है, तो एन एग्रीमेंट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आ लिखा आर्टिकल दे रखा, तो जाहिर सी बात है खुला खुला आप जा रहे हैं पैक्ट में। हालांकि आपको अगर पता हो तो पैक्ट और एग्रीमेंट में डिफरेंस है, इन दोनों का लिटरल मीनिंग समझौता होता है, हाँ समझौता ही होता है काइंड ऑफ, इस टाइप से।
लेकिन एक्चुअल में अगर इनके यूसेज के डिफरेंस की बात करें तो बहुत बड़ा अंतर है पैक्ट और एग्रीमेंट में। पैक्ट जो होता है वो एक एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट वो चीज़ को करने के तरीके होते हैं उस चीज़ को, जैसे मेरा और आपका एग्रीमेंट हुआ, ये काम ऐसे किया जाएगा उस टाइप से। पैक्ट बड़े बड़े होते हैं, इंटरनेशनल होते हैं। आपने शायद पढ़ा हो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 था, हाँ 1872 वाला जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, उसमें पैक्ट और एग्रीमेंट को बहुत कायदे से समझाया गया है। आपने कभी बुक पढ़ा हो या न्यूज़पेपर में पढ़ लिया हो, जैसे द हिंदू में अक्सर आता रहता है, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आता रहता है इंटरनेशनल न्यूज़, तो उसमें मैंने एक बार पढ़ा था आर्टिकल में, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 था उसके सब डिटेल में दे रखा था पैक्ट और डिफरेंस, पैक्ट और एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि चीज़ों को गेन करो, आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा सीखोगे, उतनी ही ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी, उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा इंग्लिश को लेकर। पढ़ते रहिए इस चीज़ को, और जब जिस दिन आपको हर एक वर्ड की मीनिंग पता चल जाएगी, हर एक वर्ड की उसका प्लेसमेंट क्या है, उसके सेंटेंस में अगर फ्रेम किया गया है तो वहाँ पर वो कौन सा ग्रामेटिकल फिगर कन्वे कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, उस दिन आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। फिर आप 200 में 200 या 193 जो मेरा रिकॉर्ड है आप तोड़ दोगे। आगे बढ़ते हैं इस सेंटेंस में। तो यहाँ पर पैक्ट होगा तो क्या हुआ, इवन दो यद्यपि मदर हैड मेड अ पैक्ट, एक समझौता किया हम लोगों के साथ, विद मी, मेरे साथ, सॉरी, नॉट टू क्लिक एनी फोटोग्राफ्स, कोई भी फोटोग्राफ नहीं क्लिक करने का। आगे बढ़ते हैं, नॉट टू क्लिक एनी फोटोग्राफ, कोई भी फोटोग्राफ ना क्लिक करने का। एक्सेप्ट, अब देखो यहाँ पर एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। एक्सपेक्ट मीन्स उम्मीद लगाना, एक्सपेक्ट समझते हो ना, एक्सपेक्टेशन से जो उम्मीद लगाती है। एग्जाम्प्ट मीन्स माफ़ कर देना है, जैसे एग्जाम्प्ट कहाँ से, कर्ज से माफ़ कर देना। एग्जाम से किसी एग्जाम्प्ट होता है ना, एग्जाम्पशन मिल गया, एग्जाम्प्ट माफ़ कर देना। तो यहाँ पर माफ़ की बात नहीं कर रही यार, मम्मी के साथ एक डील हुई, एक पैक्ट हुआ, एक समझौता हुआ, वो ये हुआ कि कोई भी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक नहीं होंगे एक्सेप्ट यानी छोड़कर। ऑप्शन नंबर सेकंड इसलिए सही है कि इसका मतलब होता है के बजाय, को के अलावा, के छोड़कर, को छोड़कर, किसको छोड़कर, ऑन स्पेशल ओकेजन्स, मतलब अगर कोई ख़ास ओकेजन्स हुआ उसके अलावा कोई भी पिक्स नहीं क्लिक की जाएंगी। जैसे कोई ख़ास ओकेजन हो गया तो की जाएंगी। ख़ास ओकेजन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि बर्थडेज आ जाए एंड फेस्टिवल्स आ जाए एंड दीज। अब देखो या तो बर्थडेज हों या फेस्टिवल्स हों, जिनके इनके ऊपर हो सकता है फ़ोटो क्लिक किए जा सकते हैं, यहाँ पर ये एक्सेप्शन है। एंड दीज, अब देखो 7 नंबर में क्वेश्चन क्या फिल करेंगे, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर का ऑप्शन। एंड दीज, और देखो और इनके बारे में भी बात की जा रही है, और इनके बारे में भी कंडीशन है कि जो आप स्पेशल ओकेजन जैसे बर्थडे और फेस्टिवल पे जो फ़ोटो क्लिक करेंगे, इन पर भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, एंड दीज टू हैड टू बी अप्रूव्ड, इनको भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, इनको भी अप्रूवल लेना पड़ेगा बिफोर बीइंग प्रिंटेड होने से पहले, एंड मेड डैश क्लास। अब ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड को सही से प्रोनाउंसिएट करिएगा, क्लास इसे पढ़ेंगे, सही से वैसे प्रोनाउंसिएट करिएगा, क्लास, COLLAGE। इसका मतलब क्या होगा, से क्लास पढ़ेंगे, क्लास, और प्लूरल है तो क्लासेस पढ़ लेंगे। क्लास मतलब होता है क्या है, आप समझेंगे क्लासेस मतलब क्या था। अच्छा इस चीज़ को वर्ड को याद रखिएगा, क्योंकि ये वर्ड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में कई बार मेंस में पूछा गया है, PO में भी पूछा गया है। मैं एक बार PO का पेपर सॉल्व कर रहा था, उसमें भी पूछा गया था क्लासेस। मतलब इसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में कैसे पूछा जाएगा, अ कलेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस थिंग्स, उसे क्या कहेंगे, अ कलेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस थिंग्स। मतलब जैसे कि बहुत सारी फ़ोटो हो जाएं, बहुत सारे रंग बिरंगे चित्र हो जाएं, उनको इकट्ठा करके जो चीज़ आप बनाते हो उसे क्लास बोलते हैं। तो अब क्लास जैसे हम गांव में लोग बोलते हैं ना, गुड़िया बना लेते हैं कपड़े की, कागज़ की, फोटोग्राफर आदि इकट्ठा करके जो ना छोटे छोटे चिपका कर छोटे छोटे जो डिज़ाइन बनाते हैं वो क्लास कहे जाते हैं एक्चुअल में, क्लास, COLLAGES से क्लास पढ़ेंगे तो उस चीज़ को बोलेंगे। और इसे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में कई बार पूछा गया, मैं फिर से कह रहा हूँ कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में कई बार पूछा गया है। कैसे पूछा गया है, अ कलेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस थिंग्स, उसे क्या कहा जाएगा। वहाँ पर ऑप्शन होंगे, क्लॉज कहेंगे, पाइल कहेंगे, बॉन्डेज कहेंगे, क्या कहेंगे, मतलब इस टाइप से कोई ऑप्शन दे रखे होंगे तो वहाँ पर क्लॉज कहा जाएगा। तो अब देखिए अगर ये फ़ोटो ले भी जाएंगे बर्थडेज़ पर या फेस्टिवल पर, इनको भी अप्रूवल लेना होगा अगर कभी प्रिंट किए जाएँ या फिर कभी भी इनका एल्बम बनाया जाए, कभी इनको चित्रित किया जाए या प्रिजर्व्ड इन एल्बम्स, या एल्बम्स में प्रिजर्व किया जाए, संरक्षित किया जाए, इकट्ठा किए जाएँ, चेरिश किए जाएँ, फॉर पीपल टू डैश एट। अब देखो यहाँ पर देखा है
अब जैसे आप कभी ऐसे ही रैंडमली किसी फ़ोटो को क्लिक कर लें, चाहे वो बर्थडे की हो या किसी फेस्टिवल की हो, तो क्या था ना, फ़ोटो जो है हंसी का पात्र बन जाती है। तो यहाँ पर भी यही बात की जा रही है कि ये जो फ़ोटो हैं इनको भी अगर अप्रूवल लेना पड़ेगा कि ये फ़ोटो प्रिंट की जाए या ना की जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये हंसी का पात्र बन जाएंगी। पीपल टू अच्छा सॉरी 8 नंबर तो हमने फिल ही नहीं किया, 7 नंबर का हमने जो फिल किया है, एक बार पहले बता दे रहा हूँ। हाँ 7 नंबर का 2 हो जाएगा, दिस 2 इन लोगों को भी। एंड मेड 8 नंबर का इनटू, आप ध्यान दीजिएगा, मेड इनटू मतलब किसी चीज़ को चेंज करना, बदलाव करना। जैसे इस चीज़ से इस चीज़ को बना देना, यानी इस चीज़ से वो चीज़ बनाना, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को बनाना, उसे मेड इनटू बोलेंगे। मेक इनटू जिसे बोलते हैं ना, मेड इनटू। एक चीज़ को दूसरी चीज़ बना देना है, उसे बोलते हैं। तो छोटे छोटे आप चित्रों से, छोटे छोटे आप कलाकारों से, छोटे छोटे आप टुकड़ों से कोई चीज़ बना रहे हो, उसे बोलते हैं मेड इनटू, चेंज कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर में। और पेपर फॉल टू, अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि फॉर पीपल टू, अब देखो स्नीगर, हमें पता होना चाहिए यहाँ पर स्नीगर का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है, कंडेम्न का मतलब क्या होता है, और एन्जॉय का मतलब क्या होता है। हर चीज़ के आपको यहाँ पर मतलब पता होना चाहिए। तो स्नीकर का मतलब होता है उपहास, स्नीकर जिसे बोलते हैं, स्नीयर, स्नीकर के शूज़ भी होते हैं, याद रखिएगा। स्नीयर सिनोनिम हो जाएगा स्नीकर का, उपहास हो जाएगा। ऑब्जर्व मतलब जानते हो ना, नोटिस करना, परसीव करना, डिसर्न करना। कंडेम्न जानते हो, निंदा करना, सेंश्योर करना, क्रिटिसाइज़ करना, कैस्टिगेट करना, डिनाउंस करना, डिप्लोर करना, रिप्रोबेट करना, रिप्रेहेंड करना, ये सब कंडेम्न के सिनोनिम हो जाएंगे। बाकी एन्जॉय का मतलब जानती हो तो ना यहाँ पर कंडेम्न होगा ना एन्जॉय होगा। ऑब्जर्व और स्नीगर में अंतर हो सकता है। तो ऑब्जर्व मतलब ना नोटिस करना, स्नीगर हो जाएगा। यानी अगर आप बिना पूछे किसी के फ़ोटो को कोई एल्बम या बना लोगे तो हंसी का पात्र बन जाएगा। यानी कि कैसे कैसे फ़ोटो बना रखे हैं इस टाइप से, तो हंसी का पात्र ना बन पाएँ, आप लाफिंग स्टॉक ना बनने पाएँ, उससे पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा इन सब चीज़ों का। इन एक्सचेंज बदले में उन्होंने क्या कहा, आई हैड अग्रीड टू लेट द ओल्ड क्लास, ठीक है, ओल्ड क्लास टैस ऑन माई बेडरूम वॉल। अब देखो क्या कहा उसने, और इसके बदले में उन्होंने एक सहमत हुए, क्या सहमत हुए, टू लेट द ओल्ड क्लास रिमेन ऑन माई बेडरूम वॉल। ये तो आसान था। अवॉइड नहीं लगाएंगे, एंड हैबिट नहीं लगाएंगे। अवॉइड का मतलब क्या होता है, अवॉइड के साथ प्रपोजिशन बाई लगाएंगे तो इसका मतलब होता है फॉलो करना। जैसे मैं बोलूँ आई, मतलब आई क्या है, सभी को ले बोलूँ, वी शुड अवॉइड बाई द रूल्स enshrined in the Constitution of India. We should abide by the rules. We should abide by the rules इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो भारत के संविधान में जो रूल इंश्राइन किए गए हैं, इंश्राइंड है EN से, इंश्राइंड, उनको हम सबको फॉलो करना चाहिए। तो वहाँ पर अवॉइड बाय लगाएंगे। तो रिमेन यहाँ पर बेटर वर्ड है कि उनको हमारे बेडरूम वॉल में रहने दिया जाए। अच्छे क्लोज टेस्ट थे, मुझे लगता है काफ़ी आसान भी है, इजी है, कुछ टफ नहीं था। चलिए इसे ख़त्म ही कर देते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। अब देखो इस सेंटेंस में क्या दे रखा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम इन द गिवन सेंटेंस। जो ईडियम दे रखा है इसे हमें उसमें बेहतर मीनिंग बताना है कि ईगर का मतलब क्या होता है, ईगर वीवर का मतलब क्या होता है। तो ईगर वीवर इंसान वो इंसान होता है जो बहुत ही इंथुजियास्टिक होता है, बहुत ही कीन होता है ना, बहुत ही इंथुजियास्टिक है किसी चीज़ को करने के लिए, कुछ करने के लिए, तो उसे ईगर वीवर इंसान बोलते हैं। ईगर वीवर इंसान, वेरी इंथुजियास्टिक एंड वेरी लेबोरियस एंड वेरी इंडस्ट्रियस। तो ईगर वीवर मतलब क्या हो जाएगा, ईगर वीवर, ये नाउन है, ध्यान दीजिएगा। ईगर वीवर एन लगाए ना, इसलिए पता चल जाएगा ईगर वीवर नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एन ईगर वीवर यानी वेरी क्या बोलेंगे, वेरी इंडस्ट्रियस एंड इंथुजियास्टिक पर्सन। हाँ, जैसे ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है, अ कीन एंड इंथुजियास्टिक पर्सन, एक उत्सुक और बड़ा ही उत्साही पर्सन, उसे बोलते हैं ईगर वीवर। ईडियम के मीनिंग अपने अलग होते हैं, इनको याद रखना पड़ेगा और बेहतर है आप खूब पढ़ो, इनको खूब पढ़ो। आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं भाई, अगर कोई सब्सटीट्यूशन होगा बिल्कुल किया जाएगा। ऑलवेज चेक अंडर द सीट, ऑलवेज चेक, हमेशा बात कर रहा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात कर रहा है, यानी कि ऐसी एक जो जनरल सी थाट है, जनरल सा फैक्ट है, जनरल सा थाट है या जनरल आइडिया है, जनरल जो आइडिया होते हैं हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं, याद रखिएगा। तो ये कह रहा है कि हमेशा चेक करो, ऑलवेज चेक अंडर द सीट थरोवली। थरोवली मतलब बहुत ही गहन तरीके से, बहुत ही गहन तरीके से
हमेशा चेक करो, ऑलवेज चेक अंडर द सीट, सीट के नीचे, बिफोर पहले, कब, यू हैव प्लेस्ड योर लगेजेस, सबसे पहले जो लगेजेस वर्ड दे रखा है कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ना बहुत सारे वर्ड होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे लगेजेस, लगेजेस कभी लगेजेस नहीं होता है, लगेज होता है। लगेज हो जाए, बैगेज हो जाए, नॉलेज हो जाए, होमेज हो जाए, ज्वेलरी आपने वर्ड सुना होगा, पोएट्री आपने वर्ड सुना होगा, सीनरी आपने वर्ड सुना होगा, फर्नीचर आपने वर्ड सुना होगा, इन्फॉर्मेशन आपने वर्ड सुना होगा। इसे कुछ लोग इन्फॉर्मेशन बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन नहीं, इन्फॉर्मेशन, प्रोनाउंसिएशन सही से रखिएगा। अच्छा, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं ये प्लूरल क्यों नहीं होते, इसका रीज़न मैं बता चुका हूँ क्लास में, यहाँ तो नहीं बता पाऊँगा डिटेल में इतना ज़्यादा, क्योंकि रीज़न बताने के लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाना पड़ता है कि सीनरी सीनरी ही क्यों कही जाती है, सीनरीज़ क्यों नहीं, पोएट्री पोएट्री ही क्यों कही जाती है, पोएट्रीज़ क्यों नहीं, ज्वेलरी ज्वेलरी ही कही जाती है, ज्वेलरीज़ क्यों नहीं। ये सब आपको मैं बता चुका हूँ, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेहतर तरीके से पता होगा। तो इस चीज़ को देखते हैं, ऑलवेज चेक अंडर द सीट थरोली बिफोर यू हैव प्लेस्ड ना, बिफोर यू प्लेस योर लगेज, यानी अपना लगेज प्लेस करने से पहले आप सीट के नीचे अंडर, यानी अंडर द सीट, सीट के नीचे आप बहुत ही गहन तरीके से चेक कर लीजिए कहीं कुछ रखा तो नहीं है। मतलब कहने का तो यही मतलब है ना। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर से 68 नंबर बढ़ते हैं। एक देख लीजिएगा, बाकी ऑप्शन सारे गलत हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो सिंपल बात है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है। बाकी जो ऑप्शन है वो कहीं पास्ट की बात कर रहे हैं, कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं। कंटिन्यूस भी नहीं लगेगा, पास्ट नहीं लगेगा। फोर्थ नंबर में कह रहा है कि नो सब्सटीट्यूशन, नहीं, सब्सटीट्यूशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लगेजेस पहले ही गलत दे रखा है, और जो यूज कर रखा है वो प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर रखा है, वो भी गलत यूज कर रखा है। तो इस चीज़ को समझते रहिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा है कि द वॉलंटियर, अच्छा हमें क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्म बनाना है। डायरेक्ट फॉर्म ऐसी है, द वॉलंटियर रिक्वेस्टेड द पीपल टू हेल्प हिम पुट अप द बैनर्स देन कनाउ, और वॉलंटियर्स प्लीज़, प्लीज़ लगा दो, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगर क्लोज टेस्ट और पैसिव में आपको डिफरेंस या नहीं पता चल पा रहा है, या फिर आपको डाउट हो रहा है, या फिर डिफ़िकल्टी आ रही है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मैं आपको उसका सेपरेट वीडियो बता दूंगा, जो भी जिस बारे में आप बताएंगे उस बारे में। सारा तो नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि सारा पढ़ाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है अभी हमारे लिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, जो भी वर्ड दे रखा है इसका एंटोनिम हमें फाइंड करना है। डिग्निफाइड मानते हो ना, डिग्निफाइड बहुत ही मर्यादित पोस्ट, बहुत ही गरिमापूर्ण पोस्ट होती है ना, डिग्निफाइड पोस्ट। तो डिग्निफाइड मतलब होती है बहुत ही गरिमापूर्ण, मर्यादित, डिस्टिंग्विश्ड जिसे बोलते हो, फेमस बोल सकते हो, रिवियर्ड बोल सकते हो, बहुत ही श्रद्धापूर्वक जो चीज़ होती है उसे डिग्निफाइड बोलते हैं। तो डिग्निफाइड का एंटोनिम हमें क्या पता चल जाएगा, डिग्निफाइड मतलब बहुत ही मतलब गरिमापूर्ण। और रीगल का मतलब क्या होता है, रीगल का मतलब राजसी, यानी कि बहुत ही, भी इस डिग्निफाइड का सिनोनिम हो जाएगा रीगल। ग्रैंड भी सिनोनिम हो जाएगा, नोबल भी सिनोनिम हो जाएगा, बहुत ही फाइन क्वालिटीज़ का। तो ये दूर दूर के सिनोनिम हो सकते हैं। तो यहाँ पर एंटोनिम एक ही हमारे पास है, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब है ना एकदम साधारण। अच्छा, ऑर्डिनरी के सिनोनिम ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है। ऑर्डिनरी का सिनोनिम वहाँ पर स्टैंडर्ड दे रखा था, लोगों ने स्टैंडर्ड सिनोनिम नहीं लगाया कि ऑर्डिनरी का सिनोनिम स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है, एंटोनिम होगा। जबकि मैं कह रहा हूँ कि ऑर्डिनरी का सिनोनिम स्टैंडर्ड ही होगा, आप चेक कर लीजिएगा चाहे तो। अदरवाइज़ मैं बता रहा हूँ कि ऑर्डिनरी का सिनोनिम स्टैंडर्ड ही होता है। नॉर्मल हो जाएगा, यूजुअल हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि ऑर्डिनरी का स्टैंडर्ड सिनोनिम कैसे हो सकता है, सबको लग रहा था, इसीलिए एग्ज़ाम में एग्जामिनर देता है। एग्जामिनर आपको हमेशा ही चाहता है कि आप कन्फ्यूज़ हो, आप आंसर ना दे पाएँ। जैसे यहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो रही है कि ऑर्डिनरी का एंटोनिम होगा स्टैंडर्ड, जबकि एंटोनिम नहीं है, सिनोनिम होगा। तो यहाँ डिग्निफाइड का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी हो जाएगा। ऑर्डिनरी इंसान मतलब एक सिंपल इंसान, साधारण इंसान, इस टाइप से। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, फिर अगेन इनडायरेक्ट फॉर्म आ गया। ही सेड टू हिज सिस्टर आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तो ही सेड टू हिज सिस्टर, ही टोल्ड हिज सिस्टर दैट ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर। मूविंग ऑन नेक्स्ट, बहुत ही आसान है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए एक्टिव पैसिव नरेशन में। 71 नंबर क्वेश्चन है कि फिर से पैरा जम्बल्ड है। मैंने पैरा जम्बल्ड के कुछ रूल्स भी आपको बता दिए हैं पहले वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। आप सीरियल वाइज से पूरी वीडियो देख लीजिए, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी, काफ़ी जानकारी मिलेगी कैसे पेपर को हैंडल किया जाए, और कि पेपर कितना आसान होता है, टफ़ नहीं है। बस टफ़ लोग बता देते हैं, लोगों के नज़रिए जो उनकी वजह से टफ़ हो जाता है, पेपर टफ़ नहीं है। आगे फिर सेंटेंस पढ़ते हैं। इस सेंटेंस में मैंने कहा ना चारों ऑप्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर एक स्टैंड अलोन सेंटेंस आपको ढूंढना पड़ेगा। सेंटेंस पढ़ते हैं, सेंटेंस जो पढ़ते हैं। हिज फेस वॉज वेरी पेल, उसका जो चेहरा था वो बड़ा ही पीला पड़ गया था, पीला था। एंड देयर वॉर डार्क एरियाज अंडर हिज आइज़, और उसके आँख के नीचे डार्क एरियाज थे, काले धब्बे भी थे। क्या हुआ ऐसा,
फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। आई सैट क्वाइटली, मैं शांतिपूर्वक बैठ गया। बाई हिज बेड वॉचिंग हिम फ्रॉम माई चेयर, उसकी बेड के बगल में। बाई हिज बेड लिखा है, उसकी बेड के बगल में। ऑन हिज बेड नहीं है, उसकी बेड पर नहीं, उसके बेड के बगल में मैंने अपनी चेयर पर बैठ गया उसे वॉचिंग करते हुए। क्या वॉचिंग करते हैं? बट आई कुड सी, लेकिन मैं देख सकता था। दैट ही वॉज नॉट फॉलोइंग वॉट आई वॉज रीडिंग, कि मैं देख सकता था कि वो फॉलो नहीं कर रहा जो मैं पढ़ रहा था। क्या मैं पढ़ रहा था? देन आई स्टार्टेड रीडिंग अलाउड फ्रॉम हावर्ड पायल्स बुक ऑफ पायरेट्स। यानी कि आपको ये तो पक्का पता चल गया कि डी के बाद सी आएगा, क्योंकि वो आप जो पढ़ रहे थे उस पर वो ध्यान नहीं दे रहा था। तो डी के बाद सी किस में है? डी के बाद सी किस में है? देख लीजिए, डी के बाद सी सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, थर्ड नंबर ऑप्शन है। पेयरिंग बहुत ही ज़रूरी है, यहाँ पर याद रखिएगा। और दूसरा देखिए, यहाँ पर ए जो है वो स्टैंड अलोन सेंटेंस है यहाँ पर, यानी इससे पहले इसके बारे में कोई और बात नहीं की गई। यही इस पूरे के पूरे पैसेज का मेन सेंट्रल पॉइंट है, हिज फेस वाला। तो ये जो ए है वो हमारा एक स्टैंड अलोन सेंटेंस है, और ये हमारा सब्जेक्ट पूरा इंट्रोड्यूस करेगा इस पूरे पैसेज को। तो आसान है, काफ़ी आसान होते हैं, इस चीज़ को करते रहिएगा, प्रैक्टिस करिए, और डाउट हो तो मुझसे पूछते रहिए। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर। आर सोल्जर्स फॉट एज, इसमें क्या करना है? आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है। सेंटेंस की पार्सिंग करते हैं, ग्रामेटिकल फाइंड करते रहते हैं। आर सोल्जर्स, हमें पता चल गया आर सोल्जर्स कैसे हैं, प्लूरल है। फॉट एज फियर्सली दैट द एनिमी हैड टू एक्सेप्ट डिफीट। वाह, सेंटेंस बहुत अच्छा है, आप इसमें दिमाग लगाएं। अच्छा, मैं अगर होता तो एग्जामिनर, अगर मैं खुद होता तो कैसे इसे अच्छा बेहतर तरीके से इसकी जो सेगमेंट है उसको अलग अलग करता। कैसे? एक पार्ट में मैं ब्रेक करता आपको यहाँ पर और सोल्जर्स फॉट एज के पर, और दूसरा आपको पर ब्रेक करता दैट पर। हाँ, एक एज पे करता और एक दैट पे करता। अब एक ए पार्ट होता है, एक बी पार्ट होता है, इससे बाकी डी पार्ट हो जाता। अब बताते हैं आप किस पार्ट में एरर करेंगे और कैसे। अब इस चीज़ को समझिएगा, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, इसमें गलती ये है, एज फियर्सली दैट। इसमें क्या गलती है? एज फियर्सली दैट मतलब में क्या गलती है? तो हमारी जो सोल्जर्स हैं, जो हमारे जाबाज सैनिक हैं, जाबाज वीर हैं, उन्होंने ऐसा युद्ध किया, ऐसी तरह से, इस तरह से, यानी कि फॉट एज फियर्सली, उतने उग्र तरीके से युद्ध किया, लड़ाई की, दैट की। अब देखो, एज दैट होगा या सो दैट होगा या सच दैट होगा, क्या बताएं, बताओ। अब देखो, यहाँ पर एज नहीं होगा, यहाँ पर सो होना चाहिए था। सो और दैट का कॉम्बिनेशन बनता है ना, सो इतना की। सो और दैट में जब कॉम्बिनेशन यानी गैप होता है तो इसका मतलब होता है इतना की, और सो और दैट में जब कोई गैप ना हो, एक साथ हो, तो इसका मतलब होता है ताकि। तो सो और दैट में गैप हो, उसके पीछे कोई वर्ड हो, यहाँ पर एडजेक्टिव एडवर्ब, तो वहाँ पर उसका मतलब होता है इतना की। अब देखो, हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो हमारे जो हमारे वीर सैनिक हैं, उन्होंने इस तरीके से, इस खूंखार तरीके से, फियर्सली मतलब ना बहुत ही खूंखार तरीके से, उग्र तरीके से लड़ाई की एनिमी हैड टू एक्सेप्ट डिफीट, कि जो हमारे जो शत्रु थे उनको डिफीट करना ही पड़ा, उनको डिफीट स्वीकार करनी पड़ी, उनको हार स्वीकार करनी पड़ी। यानी जो हमारे जाबाज सोल्जर्स थे उन्होंने ऐसा युद्ध लड़ा, मतलब इतने उग्र तरीके से युद्ध लड़ा, इतना कायदे से मारा पीटा कि हमारे बार बार निकल आता है, जो एनिमी थे, जो दुश्मन थे, उनको डिफीट होना पड़ा, उनको डिफीट एक्सेप्ट करना पड़ा, यानी उनको हार एक्सेप्ट करना पड़ा, उनको हार स्वीकार करना पड़ा। इस तरीके से हमारे जाबाज वीरों ने फाइट किया। तो यहाँ पर जो एरर थी वो क्या हो जाएगी? एज फियर्सली दैट ना होकर सो फियर्सली दैट, इतना की। सच फियर्सली दैट भी नहीं होगा, सो फियर्सली दैट बेस्ट ऑप्शन है, और बेस्ट यही आंसर होगा। आर सोल्जर्स फॉट सो फियर्सली, इतना उग्र तरीके से लड़ाई किया, युद्ध किया दुश्मनों के साथ कि उनको घुटने टेकना ही पड़ा, उनको हार स्वीकार करनी ही पड़ी। हैड टू लिखा है, करना ही पड़ा, ठीक है, इस टाइप समझिएगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 73। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक्टिव फॉर्म सेलेक्ट करना है। यू शुड नॉट बी फूल्ड बाय हिज स्मूथ टॉक। अच्छा, इसके ऑप्शन देखना है, बेस्ट ऑप्शन क्या है? डोंट लेट दिस स्मूथ टॉक विल फूल यू, बिल्कुल। यू शुड नॉट फूल दिस, ये तो बिल्कुल गलती, बना ही नहीं सही है। हिज स्मूथ टॉक इज़ नॉट, ये तो बिल्कुल गलत है, बना ही नहीं है। हैज़ हिज, ये तो बिल्कुल भी गलत है। तो सारे के सारे 2 3 4 तो ऑप्शन ही गलत है, इस वजह से कोई मिल ही नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही है। अच्छा, इसका एक्टिव कई तरीके से बना सकते हैं। एक सिंपल एक्टिव भी बना सकते हैं, दूसरा इम्परेटिव के साथ भी बना सकते हैं, जो इन्होंने बना रखा है डोंट रिलेट के साथ, ये भी सही ऑप्शन है 100%। इसका एक सिंपल एक्टिव भी बना सकते थे, जो ऑप्शन में नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम
74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस अगेन। हु आर यू रॉब्ड बाई ऑन योर वे होम। अब आपको पता ना हु के साथ जो पैसिव बनता है वो बाई होम और हु बाई से दोनों से बन जाता है, बाई होम या हु बाई से। अगर बाई होम होगा, होम से बन रहा होगा तो बाई जो है प्रिपरेशन होम के पहले आया होगा। अगर हु से बन रहा होगा तो बाई प्रिपरेशन हु के बाद में आया होगा। तो देखिएगा हु वर यू रॉब्ड बाई, पैसिव इसमें ऑलरेडी है तो इसका एक्टिव में बनाना है। हु रॉब्ड यू है तो आसान है, ऑप्शन नंबर 3 ये सही होगा। पहला क्यों गलत है, क्योंकि हैड दे रखा है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव पास्ट इंडेफिनिट से होगा, पास्ट परफेक्ट नहीं होगा। सेकंड क्यों गलत है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस इन्होंने दे रखा है। सब ऐसे ही हमें दिमाग ही नहीं लगाना है। फोर्थ क्यों गलत है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है। सब कुछ सब बिल्कुल आसान है, इससे आसान तो और पेपर क्या होगा। तो 3rd नंबर ही हमारा एक ऑप्शन बेटर है, सही है। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा हो, अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेशन आ रहा हो तो आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे कुछ। आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस में नो सब्स्टिट्यूशन यानी नो इम्प्रूवमेंट का। द प्लेयर्स, हमें पता है ना, द प्लेयर्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल हो गया। अगर द प्लेयर्स हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो एज पर दी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होती है। तो सब्जेक्ट प्लेयर्स प्लूरल है तो यहाँ पर वॉज ना होकर वर होना चाहिए था। एक ही ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा नहीं, एक और नहीं 2 ऑप्शन में वर है। लेकिन आगे देखते हैं। डिसअपॉइंटमेंट ना डिसअपॉइंटेड। कल भी मैंने आपको इस चीज़ बारे में बताई थी, कल या परसों में, कि जैसे मैं बोलूँ डिसअपॉइंटेड और डिसअपॉइंटिंग, तो डिसअपॉइंटेड वो फीलिंग होती है जिसको आप फील करते हैं, और डिसअपॉइंटिंग वो चीज़ होती है जिसकी वजह से आप फील करते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं। जैसे मैं बोलूँ द मैच वॉज डिसअपॉइंटिंग, ठीक है। आई वॉज डिसअपॉइंटेड, मैं निराश था। किस चीज़ को लेकर निराश था, क्योंकि मैच डिसअपॉइंटिंग था। इस चीज़ से समझिएगा। तो द प्लेयर्स वॉज डिसअपॉइंटेड ना होकर द प्लेयर्स वर डिसअपॉइंटेड। किस चीज़ को लेकर डिसअपॉइंटेड थे, विद देयर पुअर परफॉर्मेंस, उनके जो पुअर परफॉर्मेंस हुई उनके उस चीज़ को लेकर वो डिसअपॉइंटेड थे, निराश थे। तो वर हो जाएगा। 2nd नंबर ऑप्शन, यू मस्ट गो विद ऑप्शन नंबर 2, दैट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन नेक्स्ट 76। अगेन ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है। वी कैन सक्सेस। अब देखो, हमें सबसे पहले यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक वर्ड की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, और वो वर्ड उस सेंटेंस में कौन सा ग्रामेटिकल मीनिंग कन्वे कर रहा है, कौन सा ग्रामेटिकल फिगर कन्वे कर रहा है। जैसे मैं बोलूँ वी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। कैन हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर द वर्ब्स व्हिच आर यूज्ड इन द सपोर्ट ऑफ मेन वर्ब, यानी जब भी ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में यूज की गई होगी तो कहीं न कहीं मेन वर्ब जरूर रखी होगी, यानी ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा मेन वर्ब के साथ ही आती है, याद रखिएगा। अगर ऑक्सिलरी वर्ब आई है तो मेन वर्ब आएगी पक्का, इस चीज़ को समझिएगा। ये नहीं कह सकते कि मेन वर्ब आई तो ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, लेकिन अगर ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में यूज की गई है तो मेन वर्ब पक्का आएगी। तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो लिखा है वी सब्जेक्ट हो गया, कैन हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब इसकी मेन वर्ब नहीं है, क्योंकि सक्सेस तो नाउन है, सक्सेस तो नाउन है। अगर इसका यहाँ पर सक्सीड होता तो बात बन जा सकती थी कि वी कैन सक्सीड, सही हो जाता। लेकिन अगर सक्सेस नाउन है तो कैन हेल्पिंग वर्ब है, तो इसे हमें कोई वर्ब देना पड़ेगा, मेन वर्ब। तो कैसे देंगे, वी कैन गेट सक्सेस, बिल्कुल वी कैन गेट सक्सेस इन डूइंग समथिंग ओनली इफ वी ट्राई। अगर हम ट्राई करेंगे तभी हम सफलता पा सकते हैं किसी चीज़ में, इस चीज़ को समझिएगा। तो इस यहाँ पर हमें एक वर्ब देनी पड़ेगी जो मेन वर्ब बनने का काम करेगी, कैन के बाद, मोडाल के बाद। तो वी कैन गेट, अच्छा गेट ही क्यों लगाएं, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही क्यों लगाएं, V1 फॉर्म ही क्यों लगाएं, क्योंकि मोडाल के बाद हमेशा V1 फॉर्म ही आती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो एरर है वो 2nd पार्ट में लाइज करेगा, वी कैन गेट सक्सेस। अच्छा यहाँ पर आपको एक चीज़ और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि सक्सेस के कोई भी वर्ड आ जाए, चाहे वो सक्सीड आ जाए, चाहे सक्सेस आए, सक्सेसफुल आ जाए, इनके साथ जो प्रपोजिशन आएगा वो हमेशा इन ही आएगा। कैसे, जैसे मैं कहूँ कि इंडिया गॉट सक्सेस इन लॉन्चिंग द सैटेलाइट, समझिएगा सेंटेंस को ध्यान से। इंडिया गॉट सक्सेस इन लॉन्चिंग द सैटेलाइट, इंडिया सक्सीडेड इन लॉन्चिंग द सैटेलाइट, इंडिया वॉज सक्सेसफुल इन लॉन्चिंग द सैटेलाइट। समझिएगा सेंटेंस को, तीनों सेंटेंस फिर से एक बार पढ़िएगा, पॉज देकर सेंटेंस को समझिएगा, कोशिश करिएगा। तो सेंटेंस जो एरर है वो 2nd पार्ट में एरर है। आगे बढ़ते हैं। डू यू हैव लिटिल टाइम विद मी। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा भी जा रहा है कि क्या आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है मेरे लिए, तो थोड़ा बहुत टाइम के लिए तो लिटिल नहीं लगाएंगे। लिटिल का मतलब होता है नेगेटिव, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल ये डिटर्मिनर है, और लिटिल, लीस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट ये हमारे एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। डिफरेंस है डिफरेंट बिटवीन एडजेक्टिव एंड डिटर्मिनर। हालांकि दोनों जो हैं वो किसी ना किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, लेकिन इनके
जो डिग्रीज़ में वो अंतर है, यानी जो डिटर्मिनर होते हैं इनकी कोई डिग्रीज नहीं होती हैं, हालांकि दोनों ये जो है नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, डिटर्मिनर भी और एडजेक्टिव भी। लेकिन एडजेक्टिव की अपनी डिग्रीज़ होती हैं, डिटर्मिनर की अपनी डिग्रीज़ नहीं होती हैं। याद रखेंगे, छोटी छोटी बातें आपको याद रखेंगे, और आपको ये बातें आती हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है इस चीज़ को लेकर। तो इस सेंटेंस से 77 नंबर में कह रहा है कि डू यू हैव लिटिल टाइम विद मी। लिटिल टाइम मतलब ना के बराबर, आपके पास टाइम नहीं है, ना के बराबर। लिटिल जो है नेगेटिव वर्ड दे है, आ लिटिल थोड़ा पॉजिटिव, द लिटिल बहुत पॉजिटिव। मैं तो जो क्लास में पढ़ाता हूँ तो लिटिल के लिए, लिटिल के ऊपर लगाता हूँ नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव जो सिंबल है लगा दूंगा। आ लिटिल के ऊपर सिंगल पॉजिटिव, द लिटिल के ऊपर डबल पॉजिटिव। इस चीज़ को समझिएगा। तो लिटिल यहाँ पर नहीं लगाएंगे, आ लिटिल लगा देंगे। द लिटिल भी नहीं लगाएंगे कि जो टाइम तुम्हारे पास हो सब मुझे मेरे लिए है, ऐसा तो नहीं है। तो द लिटिल भी नहीं लगाएंगे, आ लिटिल यहाँ पर लगाएंगे। डू यू हैव अ लिटिल टाइम। अच्छा, लिटिल ही क्यों लगाएंगे टाइम के पहले, क्योंकि टाइम जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले लिटिल ही आएगा। फ्यू और फ्यू नहीं आ सकता है, हालांकि ऑप्शन में भी नहीं है तो मैं इसकी बात नहीं करूँ। हालांकि कभी अगर ऑप्शन में आ जाए डू यू हैव फ्यू टाइम, डू यू हैव अ फ्यू टाइम, तो वो गलत हो जाएगा। वहाँ पर ऑप्शन होगा डू यू हैव अ लिटिल टाइम, या कोई भी लिटिल से रिलेटेड होगा, क्योंकि फ्यू जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ आता है और लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। टाइम जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसे काउंट नहीं कर सकते हो आप। मूविंग ऑन नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नो सब्स्टिट्यूशन का फिर से अगेन है। ही हैज़ बीइंग, ही हैज़ बीइंग ये तो गलत है, ही हैज़ बीइंग नहीं होना चाहिए था, ही हैज़ बिन होना चाहिए था। इस चीज़ को समझ लीजिएगा, हो सकता है ये टाइपिंग एरर है, टाइपिंग एरर है बिल्कुल। ही हैज़ बीइंग नहीं, ही हैज़ बिन। ही हैज़ बिन सफरिंग, ही हैज़ बिन सफरिंग, वो सफ़र कर रहा है, कब से सफ़र कर रहा है, ऑफ मलेरिया सिंस अ वीक। वीक यहाँ पर हमारा जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है, और हमें पता है सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लगता है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि ये निश्चित समय, जैसे मैं बोलूँ सुबह से, कल से, सुबह से कल से हो जाए, या 5 तारीख से, या 10 तारीख से, 2020 से, 2018 से, 2014 से, 1998 से, 1992 से, कुछ भी एक टाइम दे दूँ, जनवरी से, फरवरी से, मतलब वो एक फिक्स्ड टाइम बता दूँ, तो वहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस लगाएंगे। लेकिन हमें पीरियड ऑफ टाइम हमें पता नहीं है, जैसे मैं बोल दूँ महीनों से, सालों से, हफ्तों से, कई दिनों से, तो यहाँ पर हमें टाइम पता नहीं है, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, दौर है, और दौर के लिए हम फॉर लगाते हैं, सिंस नहीं लगाते हैं। ही हैज़ बीइंग ना होकर यहाँ पर ही हैज़ बिन होगा, समझ लीजिएगा, सुधार लीजिएगा उसे। ही हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ही हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ठीक है, ऑफ मलेरिया भी नहीं, सिर्फ सफरिंग फ्रॉम मलेरिया फॉर अ वीक, एक हफ्ते से। आगे सारे ऑप्शन गलत है, कुछ और समझने की कोशिश ना करना है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, 79 क्वेश्चन देखते हैं। नो सब्स्टिट्यूशन अगेन है। द पॉइंट्स, अब देखो द पॉइंट्स दे रखा है, सब पॉइंट्स की बात की जा रही है, तो पॉइंट्स जो है हु नहीं लगाएंगे, हु तो हम लिविंग पर्सन के लिए लगाते हैं, इंसानों के लिए लगाते हैं। पॉइंट्स जो नॉन लिविंग उनके लिए हम, जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन समझते हो ना क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो अपने से पहले एंटीसीडेंट को देखता है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर पीछे वर्ब देता है। तो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब आया है, प्लूरल आएगा, उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन जो लगाएंगे विच लगाएंगे, विच रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर है, रिलेटिव प्रोनाउन। द पॉइंट्स विच वर डिस्कस्ड इन, जो पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे, पॉइंट्स जो डिस्कस किए गए थे, सॉरी, पॉइंट्स जो डिस्कस किए गए थे कहाँ पर, इन द क्लास, वर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, देखो समझिएगा सेंटेंस को, इस चीज़ को। तो पॉइंट्स विच वर जो डिस्कस किए गए थे एट द क्लास, सॉरी इन द क्लास, वर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन नेक्स्ट। बाकी सारे गलत है। दैट वॉज नहीं होगा, दैट वॉज क्यों नहीं होगा, क्योंकि दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन तो बन जाएगा, लेकिन वॉज उसके बाद वर्ब है जो वो गलत हो जाएगी, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो डिपेंड करती है उसका एंटीसीडेंट कैसा है। एंटीसीडेंट अगर उसका सिंगुलर है, एंटीसीडेंट मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले बैठा नाउन होगा, वो उसे एंटीसीडेंट कहा जाएगा। तो एंटीसीडेंट अगर उसका सिंगुलर है तो उसके बाद वर्ब सिंगुलर आएगी, और अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। होम नहीं लगाएंगे यहाँ पर, विच ही लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस दे रखा है उसका पैसिव फॉर्म है, सिलेक्ट करना है। द पायलट मिसअंडरस्टूड, जो पायलट भाई साहब थे वो मिसअंडरस्टूड गलत कर गए। क्या मिसअंडरस्टूड कर गए, द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द कंट्रोल रूम, जो कंट्रोल रूम से जो इंस्ट्रक्शंस थे तो उनको मिसअंडरस्टूड कर गए, तो इसका पैसिव में बनाना है। तो क्या करना है, द पायलट मिसअंडरस्टूड व्हाट, द इंस्ट्रक्शंस,
व्हाट द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द कंट्रोल रूम, तो उठा लो वहाँ से द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द कंट्रोल रूम, उठा लो, है कोई, हाँ बिल्कुल है। फोर्थ नंबर ऑप्शन देख लीजिए, द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द कंट्रोल रूम वर। अब वर क्यों, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस हमारा प्लूरल है, मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है, इंस्ट्रक्शंस, बाकी तो कंट्रोल रूम फ्रॉम प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इसलिए इंस्ट्रक्शंस जो है हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो कि प्लूरल है तो इसलिए वर सही है। The instructions from the control room were misunderstood by the pilot. Moving on next question number 81. Select the correct direct form of the given sentence. Direct form दे रखा है, सॉरी indirect दे रखा है, उसे direct बनाना है आपको। My mother told me that she would buy me a new dress. Would buy है तो will हो जाएगा, told है तो said हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, थर्ड है। देखो फोर्थ में क्यों गलत है, क्योंकि टोल्ड के साथ टू नहीं आता है, क्योंकि टोल्ड ट्रांजिटिव वर्ब है। टोल्ड बताया, क्या बताया, क्या किसे बताया, तो टोल्ड ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके साथ प्रपोजिशन नहीं आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये फोर्थ गलत है। बाकी दो ऑप्शन ऊपर के वैसे ही गलत है, क्योंकि शुड सी वुड दे रखा है, आई वुड दे रखा है, सी वुड दे रखा है, चेंज नहीं होगा, गलत ही है सब। थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 81 का। मूविंग ऑन नेक्स्ट 42। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक्टिव फॉर्म, लेट द चेयर्स बी लेड इन द लॉन, यानी ये तो पैसे दे रखा है, उसका एक्टिव में बंद करना है। इम्परेटिव बनेगा, इम्परेटिव बिल्कुल लेट से बना है तो इम्परेटिव बनेगा, ले द चेयर, बिल्कुल सही, ले द चेयर्स इन द डाउन, इन द लॉन, सॉरी। मूविंग ऑन नेक्स्ट 83rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक्टिव फॉर्म में पता करना है, अ न्यू बुक इज़ बीइंग रिटन बाय हिम, लिखी जा रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनाना पैसिव, तो ही इज़ राइटिंग अ न्यू बुक। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। फिर अगेन दे रखा है हमारा पैसिव फॉर्म, ही कैन अफोर्ड अ न्यू कार नाउ, ही सब्जेक्ट कैन, हेल्पिंग वर्ब अफोर्ड, मेन वर्ब अफोर्ड व्हाट, अ न्यू कार, अ न्यू कार उठा लो, अ न्यू कार कैन बी अफोर्डेड बाय हिम नाउ। 84 नंबर 85 नंबर, यू एज वेल एज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉस, फॉर आवर लॉसेस। इसमें अगर आप समझाएं तो बहुत बड़ा ग्रामर है, आप समझ सकते हैं कि आप पढ़े होंगे कि जब भी दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, अकम्पनीड बाई, हेडेड बाई, गाइडेड बाई, एंड नॉट, इनके साथ अगर जुड़े हों तो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। अच्छा क्यों आती है, इसके पीछे रीज़न क्या है, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ क्लास में। फिर से अगर यहाँ पर कभी आपको जानना हो किसी बच्चे को हमारी क्लास से या क्लास से बाहर के, तो फिर वो कमेंट करें, मैं उसको बता दूंगा कि इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि इंग्लिश में कोई रूल नहीं होता है, हर चीज़ के पीछे कॉन्सेप्ट होते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट के तरीके से ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों लगता है ऐसा। तो यहाँ पर यू एज वेल एज आई एम नहीं होगा, क्योंकि एम जो वर्ड आया है वो आई के अकॉर्डिंग आ गया है, जबकि रूल मतलब रूल तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये रूल बाद में बना दिए जाते हैं, जबकि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम यू के अकॉर्डिंग वर्ब लाएंगे यहाँ पर, तो यू लगाएंगे। अच्छा क्यों लगाएंगे, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको हिंट, क्योंकि ये प्रोफेशनल फ्रेज होती है, और प्रोफेशनल फ्रेज के बाद जो सब्जेक्ट मेन होता है वो बाद में नहीं है, वो पहले होता है। तो पहले वाला सब्जेक्ट जो होगा यू है, और यू के अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब जो आएगी वो प्लूरल फॉर्म में आएगी, तो यू कभी एम नहीं लेता है, यू आर ले लेगा, सही हो जाएगा। आई यू एज वेल एज आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लॉसेस, सही हो जाएगा। आप और मैं रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे लॉसेस के लिए, सही है। तो यू एज वेल एज आई एम ना होकर यू एज वेल एज आई आर, सही हो जाएगा। आई आर, अब आई के साथ आर मत लगाइएगा, आई का आर नहीं है, आर जो है एक्चुअल में वो यू का है। मूविंग ऑन नेक्स्ट 86 नंबर 86, ये आरसी है, रीडिंग कंप्रहेंशन है, तो इसको बाद में कराते हैं, या फिर आप कर लीजिएगा। अगर आपको किसी को डाउट हो आरसी में तो आप बताइएगा आरसी कैसे किया जाए। हालांकि मैं आपको आरसी नहीं कराऊंगा, आरसी मुझे नहीं लगता है आरसी कुछ कराने के लायक है यहाँ पर। अगला जो हमारा होगा पेपर वो सी का स्टेनो का होगा, दूसरा पेपर होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आप स्पीड बढ़ा के देखिए, स्पीड बढ़ा दीजिए, स्पीड आप जितने हो सकते उतनी बढ़ा दीजिए, जितना आपको समझ में आ जाए कि समझ में आ रहा है हर चीज़ वर्ड, क्योंकि हर एक वर्ड को सुनना ज़रूरी है। आप सुनिए ज़रूर, पूरा वीडियो देखिए और स्पीड बढ़ा के देखिए, आप उसे सुनिए ज़रूर, कहाँ पर क्या चीज़ बताई जा रही है। जहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा है उसे स्पीड डाउन करके आप उसे समझ लीजिए, फिर आप आगे स्पीड बढ़ा के आप इस पूरा वीडियो को कंटिन्यू देखिए, क्योंकि कहाँ पर क्या बताया गया है हमको भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। अगर आप ब्रेक करके या फिर बढ़ा के देखेंगे तो अब जो चीज़ बढ़ जाएगी, छूट जाएगी, वो आपको मिस कर देंगे आप उसे। तो आप स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, उसे बेहतर रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, या फिर यानी कि अगले वीडियो में। तब तक के लिए
टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।